आज सेशन का टाइम है ज़्यादा के लिए नहीं आपको सुनने और देखने में कोई इशू नहीं है, ये एज्यूम करके मैं चल रहा हूँ। आप अपना माइक बंद रखिए तो सुनने की कोशिश करिए सो दैट कि आज का सेशन कंप्लीट हो। कल से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जर्नी बाई एयर कर रहे हैं, क्योंकि बाई एयर यहाँ पर एनालॉजी है जिसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली है और किस तरह से हम इसको वर्कआउट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब भी कहीं एयरपोर्ट पर जाते हैं तो ऐसा एक सिचुएशन नज़र आती है कि जहाँ पर हमको जहाज़ पे चढ़ने के लिए एक सीढ़ी सी बनी होती है। वो जहाज़ की हाइट पे डिपेंड होती है, जहाज़ की खिड़की कितनी ऊँची है। और वो हमारा इस पॉलिनोमियल के अंदर जब हम पॉलिनोमियल को इक्वेशन में लिखते हैं, बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बन जाती है जब वो एक्स एक्सिस को छूती है। जब वो हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करती है उस वक्त पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि वो इक्वल टू जीरो और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होने का मतलब वो जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, वाई बेसिकली वो एक फंक्शन था, पॉलिनोमियल फंक्शन, वो जब जीरो हो जाएगा, यानी एरोप्लेन की भाषा में बोलेंगे जब एरोप्लेन जमीन पे लैंड हो जाए तो उस वक्त जो सिचुएशन बन के आती है, वो जो हमारी सिचुएशन रहती है वो इस तरह की रहती है। ये इस तरह सर की आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही है। लेट मी चेक वन सेकेंड। अब ठीक है? अब आप सुनिए, क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? यस सर अब अच्छी है। ओके, तो दैट इज़ वाई मैंने इसीलिए आपको ये प्रिविलेज दी है कि आप मुझे फीडबैक दे सकें कि आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ आप तक सही पहुँच रही है या नहीं। तो आप ठीक से सुन पा भी रही हैं या नहीं पा रही हैं, तो ये ज़रूरी होता है कहीं ना कहीं ये जानना। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ और साथ ही साथ सुनाई दे रही है और आपको सिचुएशन दिख भी रही है, क्या दिखाया जा रहा है वो भी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बनी है। जब पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को छूती है उस वक्त वो इक्वल टू जीरो, और जहाँ जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को छूएगी, जो लैंडिंग पॉइंट हम जिनको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वो उसकी सोल्यूशन है। और जब वो एक्स एक्सिस से नहीं छू रही होती है, पॉलिनोमियल जो होती है उस वक्त वो एक पॉलिनोमियल ही रहती है, उस वक्त तो इक्वेशन नहीं होती। इक्वेशन तब दिखती है कि जब वो इक्वल टू जीरो होती है। बेसिकली जो पॉलिनोमियल है ये एक एक्सप्रेशन है वाई कोऑर्डिनेट के लिए, और वाई कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस पे जीरो होता है, तो उस वक्त वो इक्वेशन का रूप ले लेती है। इक्वेशन जिन जिन पॉइंट को छुएगी वो उसकी सोल्यूशन है। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था इसका, लेटर ईयर्स में इसको आप और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग इसमें दो तरह के मेथड्स जो हमारे सिलेबस में हैं, एक फैक्टरिंग मेथड है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, उनसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फैक्टरिंग मेथड में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे, और इक्वेशन है तो इक्वल टू जीरो है और दोनों फैक्टर्स को जीरो के इक्वल लिखेंगे। दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो तो एटलीस्ट वन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। उसका यूज़ करते हुए उसमें हमें क्या स्टेप्स फैक्टरिंग में करने पड़ेंगे, तो वो सबसे पहले हमने जो इक्वेशन होगी उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू अगर जीरो है तो
हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है ए और सी, उन दोनों को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसके फैक्टर्स देखने हैं और उनका सम बी के बराबर, और अगर उनका सम बी के बराबर हो जाएगा तो वही फैक्टर हमने चूज करने हैं और उनसे हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। इसको करने के लिए हम लोग चलते हैं, ये हमारा था एक रिव्यू था जो आज तक हम लोगों ने पढ़ा उसको, और आगे हम लोग क्वेश्चन वर्कआउट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन तो कल अपने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 128। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट 128। तो हम एज्यूम कर लेते हैं एक नंबर जो है वो x। लेट अस एज्यूम वन नंबर इक्वल्स x, एक नंबर जो है वो x के बराबर है। अगर नंबर एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर, दोनों का सम 27 है, तो 27 में से x छोड़ दें, बाकी जो नंबर बचेगा वो अदर नंबर होगा। टोटल 27 है, एक x है दूसरा 27 माइनस 6 हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट 27 माइनस x इक्वल है 122। 27x माइनस x स्क्वायर इक्वल्स 182। ये आपके पास एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। नेक्स्ट, नेगेटिव x स्क्वायर माइनस प्लस 27x, ये रीराइट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, माइनस 182 इक्वल्स टू 0। टू नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई जब करेंगे x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बन के आ जाएगा हमारे पास, दिस थिंग इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जब हम लोग ए सी के कोएफिशिएंट करते हैं, ये है एक की जगह पे कुछ नहीं जब लिखा है, तो जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 वहाँ अंडरस्टूड है होता ही होता है, 1 टाइम्स x स्क्वायर 1। ए और सी का अगर हम रफ में प्रोडक्ट करते हैं, ए यहाँ पर हमारे पास 1 है, सी जो है वो 182 है, ए सी का प्रोडक्ट जो बनता है वो 182 बनता है। अब 182 के फैक्टर्स देखने हैं वो क्या क्या पॉसिबल है। वैसे तो हमारे पास ये 2 काफी मल्टीपल है, 2 टाइम्स 91, 2 टाइम्स 91 182 होता है, बट इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 27 नहीं बनेगा, 93 बनेगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत बड़ा है। हम थोड़ा सा और देखते हैं इसके और पॉसिबल फैक्टर। 182 को अगर हम लोग इस तरह से फैक्टर करें, 182 के अगर सपोज से फैक्टर बना लेते हैं और उनमें से वो फैक्टर जिनका सम 127 हो वो ले लेते हैं। 91, 7 से 13। अब देखिए 7 2 14 और 13, ये भी फैक्टर्स बनेंगे इसके, 14 और 13। तो 14 13 को चेक करें, पॉजिटिव 182, नेगेटिव 14 नेगेटिव 13 लें तो दोनों का प्रोडक्ट 182 हो जाए और सम भी नेगेटिव 27 होता है। इसलिए नेगेटिव 27 के लिए नेगेटिव 14 और नेगेटिव 13 लिखेंगे। हालांकि पॉसिबिलिटीज और भी थी, बट यही इसलिए कि इसमें दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। एक तो इनको प्रोडक्ट करने से 182 बनता है और दोनों को सम करने से 27 मिडिल टर्म बनता है। इसलिए हम उसी को चूज करेंगे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि ए सी का प्रोडक्ट और ए सी का सम, ए सी के फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट के जो फैक्टर्स बनेंगे उनका सम B1 B2 अगर दो कोई फैक्टर बने, उसके B1 प्लस B2 दो कोई फैक्टर बने तो B के बराबर। और
V1 V2 जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि उनका प्रोडक्ट V1 V2 का प्रोडक्ट AC के प्रोडक्ट के साथ, ये हमारे पास रूल लगेगा। AC का प्रोडक्ट करें और प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आता है उसके दो फैक्टर ढूंढे, V1 V2, उन दोनों को ऐड करने पर V बने और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर बने, तो ऐसा हमें नेगेटिव 14 मिलने वाला है। नेगेटिव 14x नेगेटिव 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो बीच में मैं फिर से आपसे फीडबैक लेना चाहूँगा कि उसके बजाय इन द एंड ऑफ सेशन हमें पता चले कि मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँची। अच्छा रहेगा कि बीच में एक बार आप फिर से बता दें कि आपको मेरी आवाज़ क्या क्लियर आ रही है, नहीं कि कोई भी एक स्टूडेंट अनम्यूट करके बोल सकते। दक्ष बोल सकता है, दक्ष क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? टीम को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 बन गया। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब x माइनस 14 जो है वो फैक्टर है जो दोनों से कॉमन लिया जा सकता है। x माइनस 13 दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो आइदर x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 होगा, हाँ x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 होगा। इट मीन्स इससे हमें ये समझ में आया यहाँ तो x की वैल्यू 14 है या 13 है, ऐसे दो नंबर जिनका सम 27 था वो निकल गए हमारे पास, आइदर 14 और 13। तो इट मीन्स x इक्वल्स टू 14 और x equals to 30. So the required numbers are, so the required numbers are, तो नंबर्स क्या क्या रहेंगे? एक आपने एज्यूम किया था x, अगर x को 14 लेते हैं, दूसरा 27 माइनस 14 दैट इज 13, या पहले को 13 लेते हैं तो दूसरा 14। ऐसे वो दो नंबर 13 और 14 या 14 और 13 ऐसे दो नंबर हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 180। ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो उसको वर्कआउट करेंगे। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जब बात करेंगे, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव वर्ड ना हो तो आप चाहे x प्लस 1 ले लें तो भी चलेगा, या x माइनस 1 लें तो भी चलेगा, लेकिन पॉजिटिव के केस में x माइनस 1 नहीं ले, क्योंकि अगर सपोज करते हैं एक नंबर हम 1 ले लेते हैं तो x माइनस 1 यानी 0 दूसरा नंबर हो तो वो पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो हम x प्लस 1 लेंगे। दोनों का प्रोडक्ट भी दिया गया है 360। सॉल्यूशन, let x gamma x plus 1 be 2 प्लस 1 क्यों किया? कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव मीन साथ वाला, x के साथ वाला इमीडिएट नेक्स्ट नंबर जो होगा 1 ऐड करने से मिलता है, ना कि 1 सब्ट्रैक्ट करने से भी मिलता है, 1 सब्ट्रैक्ट कर लें तो भी मिलता है। तो let x gamma x plus 1 जब वर्ड पॉजिटिव दिया हो तो उसमें बेटर रहता है प्लस 1 लें, क्योंकि इन सम केसेस x माइनस 1 तो देखिएगा वो पॉजिटिव नहीं रहता है, पर्टिकुलरली हमारे इस केस में तो वो चल जाएगा, बट हमारा 1 हो x माइनस 1 0 हो जाएगा जो कि पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए x प्लस 1 को ही जनरली लिया जाता है जब वर्ड पॉजिटिव को यूज किया। x गामा x प्लस 1 भी 2 consecutive positive integers, then according to question के मुताबिक दो consecutive positive integer में sum of whose squares is 365, तो x
x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 द होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करें, आंसर इज 365 की स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन सिचुएशन। सिचुएशन को यूज करने के बाद हम लोग x प्लस 1 द होल स्क्वायर को a प्लस 2 द होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज करके हम x प्लस 2x प्लस 1, ये a प्लस b द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a का काम x से करवाएं, b का काम 1 से करवाएं, तो यही बनेगा। हमने आपके सामने अब x स्क्वायर 2 बार है तो 2x स्क्वायर होगा, x एक ही बार है दैट इज 2x प्लस 1 और माइनस 365 हो जाएगा, क्योंकि 365 राइट हैंड साइड में था, उसको एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट किया 365 बोथ साइड, या दूसरी भाषा में बोले इसको ट्रांसपोज किया 365 को हमने लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाया, उसकी पॉजिटिव से नेगेटिव में कर बेसिकली सब्ट्रैक्ट किया जाता है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब हम रफ में इसको देखेंगे, a का काम यहाँ पर 2 कर रहा है, हालांकि इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि सबको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। 2x स्क्वायर सब क्योंकि 2 के मल्टीपल है सारे क्वेश्चन, 2 से बहुत सारे डिवाइड करेंगे तो ये 1x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0, बिकॉज 2 टू द 4 8 टू द 16 करें 1 2 1 द 2 1 364 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 180। अब 182 ए का काम आपके पास 1 कर रहा है और सी का काम नेगेटिव 182। ए और सी का प्रोडक्ट करते हैं तो नेगेटिव 182 बनता है। अब 182 पे देखिए तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया तो 13 और नेगेटिव 14, 13 14 को करें अगर तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव 182 बनता है। नेगेटिव 182 के फैक्टर्स नेगेटिव 13 और पॉजिटिव 14 भी बनते हैं। इन दो में से एक पॉसिबल है हमारी सिचुएशन के मुताबिक, एक नहीं। इन दोनों को अगर ऐड करें तो आंसर नेगेटिव 1 आएगा, जबकि हमें पॉजिटिव 1 चाहिए। तो इसके ऊपर वाला तो पॉसिबल नहीं है, इन दोनों को ऐड करें तो पॉजिटिव 1 आएगा। इसकी जो पॉसिबिलिटी है इसको हम रिजेक्ट करेंगे, इस पॉसिबिलिटी को लेकर चलेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्या। तो इसलिए इसको हम लोग x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x करते हैं, माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इन टर्म्स में है वो कॉमन लेंगे, सो दैट लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में चेंज हो सके। पहले दो में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर x को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है x प्लस 14। इसके बाद नेगेटिव 13 कॉमन लेने से हम x प्लस 14 होगा और दोनों का देखो x प्लस 14 एक कॉमन फैक्टर है जो कि दोनों टर्म्स में है, पहली टर्म में भी दूसरी टर्म में भी कॉमन आउट करने से हमारे पास जो अंदर टर्म बचती है x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों बाइनोमियल्स बोलो या लीनियर फैक्टर्स बोलो, इनका प्रोडक्ट 0 हो तो एटलीस्ट 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। एक का 0 होना लाजमी है। प्लस 14 इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 अगर इक्वल टू 0 है तो इट मीन्स x इक्वल्स टू नेगेटिव 14 होगा और x इक्वल्स टू 13 होगा। x या तो नेगेटिव 14 है या 13। अब वर्ड था टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जो थी वो थी पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव 14 तो पॉजिटिव नहीं होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट x equals to negative 14 is not possible, not possible.
क्योंकि हमें तो पॉजिटिव ही चाहिए, पॉजिटिव में 13 आ जाएगा, इसका नेक्स्ट नंबर जो होगा 14। therefore the required इंटीजर आर वो क्या क्या होंगे, तो वो एक 13 होगा और उसका एक नेक्स्ट x+1 13 और 14 है पॉजिटिव, बट क्वेश्चन स्टेटमेंट के मुताबिक था पॉजिटिव ही लेना, तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, एक हमारे पास नेगेटिव सोल्यूशन भी आ रही है, नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव सोल्यूशन को लेंगे, पॉजिटिव सोल्यूशन हमारे पास 13 है। ज्योमेट्रिकली सोचेंगे तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल कर्व है वो एक्सिस को छू ले, तो वहाँ पर जाके वनिश होगी, 0 के इक्वल होगी, 13 पे जाके ये कर्व होगी, इसलिए 13 इसकी सोल्यूशन है। दूसरा नंबर इसका कॉन्सेक्यूटिव था वो 14 है। इन दिस वे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड टू अदर साइड्स। तो हम पहले ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस लंबा, और अल्टीट्यूड जो हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड को कहते हैं। इस तरह से हमारे पास एक रफ स्केच है ट्रायंगल। अल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस 7 सेंटीमीटर लेस है अल्टीट्यूड, तो हम लोग बेस मान लेते हैं x से, तो ये x - 7 है। अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मैंने अज्यूम किया x है, तो अल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है, तो x - 7 होगा। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट साइड जो 13 सेंटीमीटर, हम लोगों को फाइंड द अदर टू साइड्स, ये x और x - 7 वाली साइड निकाल लें। लेट अस अज्यूम इस ट्रायंगल का नाम ABC, के नाम से है, इसका बेस जो वो मान लेते हैं x। लेट अस सपोज base length of base of triangle equals to x, then its altitude, जब मैं यहाँ वर्ड बेस और एल्टीट्यूड की कर रहा हूँ तो यहाँ उनकी लेंथ की बात, x - 7, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि वो 7 सेंटीमीटर। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की जब भी बात आती है तो वहाँ एक पाइथागोरस थ्योरम आता है, लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, by PGT stands for Pythagoras theorem. We know by PGT, yes, we know ना भी लिखते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं by PGT, but Pythagoras theorem, AC square equals AP square plus BC square in this case. So means longest side का square, BC कौन है आपका 13 का स्क्वायर इक्वल रहेगा AB कौन है x का स्क्वायर प्लस BC कौन है x - 7 का होल स्क्वायर, ये बराबर। अब 13 स्क्वायर मींस 169 इक्वल्स x स्क्वायर प्लस
इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस 14x होगा प्लस 49 तो चल ही रहा है, माइनस 169 ये इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इन दोनों का डिफरेंस करना है, प्लस 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2, 120 नेगेटिव 120 नेगेटिव नेगेटिव 120। इन सबको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से अगर डिवाइड कर सकते हैं तो कर लेते हैं, 2 से अगर डिवाइड करना पॉसिबल है तो डिवाइड, 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास रहेगा माइनस 60 इक्वल 0। अब हम लोगों को देखना है ए और सी यहाँ पर क्या है। ए और सी अगर वक्त में देखते हैं, ए 1 है तो सी नेगेटिव 60 है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव 60 ही आएगा। 60 के फैक्टर्स देखने जिनका सम 7 है, 60 तो 15 4 बार भी होते हैं, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 4, मगर इन दोनों को सम करेंगे तो 19 बनता है। नेगेटिव 15 नेगेटिव 4 भी नेगेटिव, हमारे पास नेगेटिव 60 है तो हम नेगेटिव 15 प्लस 4 को प्रोडक्ट करें तो नेगेटिव 60 बन जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो नेगेटिव 11 नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग को वो देखना है जिनका सम 7, क्या पॉसिबल फैक्टर्स है। 10 और 6 से भी 60 बनेगा, नेगेटिव 10 6 दोनों का प्रोडक्ट करें नेगेटिव 60 बनता है, बट सम करने पर नेगेटिव 4 आता है, नेगेटिव 1 तो अब ये भी पॉसिबल नहीं है। अब 12 और 5 करते हैं तो नेगेटिव 12 और 5 आर नेगेटिव 60 और दोनों का सम करेंगे नेगेटिव 12 प्लस 5 दैट इज नेगेटिव 7, सो ये भी पॉसिबल है। तो ये सारे आप लोगों ने जो पॉसिबल हैं फैक्टर्स देखने और जो इस कंडीशन को तो जिनका फैक्टर्स का सम वापस बी टर्म को कोएफिशिएंट बी के इक्वल हो जाएगा, उन्हीं को लेंगे। तो हम नेगेटिव 12 और 5 को लेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 12x प्लस 5x। हालांकि देखिए यहाँ पर 15 4 आर भी 60 थे, नेगेटिव 15 4 आर नेगेटिव 60, नेगेटिव 10 6 आर नेगेटिव 65, वो उस कंडीशन को नहीं सकते कि इन दोनों फैक्टर्स का सम करें तो बी के इक्वल, इसलिए उनको रिजेक्ट करें। माइनस 60 इक्वल, पहले दो में से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर x है और x को कॉमन ले लेंगे, दूसरे दो में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 5 है, माइनस 12 x माइनस 12 हमारे पास दोनों टर्म्स के साथ कॉमन आउट किया जा सकता है, तो हम रहेगा इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 होगा r प्लस 5 इक्वल्स 0। तो इन दिस वे इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो वहां से हमारे पास वैल्यूज निकलते हैं। इट मींस इधर x पॉजिटिव 12 होगा, नेगेटिव 5, तो लिखते हैं इसको आगे। इट मींस आइदर x इक्वल्स 12 इक्वल्स नेगेटिव 5। बट एक चीज याद रखना, लेंथ इज ऑलवेज, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। लेंथ की बात हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल की बेस की लेंथ है हमारे पास x, तो x इक्वल्स टू नेगेटिव 5 इज नॉट पॉसिबल, बट x इक्वल्स टू नेगेटिव 5 इज नॉट, ये पॉसिबल हमारे केस में नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर लेंथ को लेकर के चले, तो therefore x equals to 12 is possible. So therefore base of the triangle, base equals
12 होगा। एंड अल्टीट्यूड तो हमारे पास अल्टीट्यूड जो था वो क्या था, x माइनस 7 दैट इज 12 माइनस 5 सेंटीमीटर यूनिट है सेंटीमीटर। इस तरह से अदर टू साइड्स इस राइट ट्रायंगल की निकालनी थी और निकल चुकी थी, एक निकल चुकी थी और उसमें 5 लगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हमने वर्कआउट करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन a day. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. The total cost of production on that day was 90. Find the number of articles produced and cost of each article. तो cost of each article हमने निकालना है। Cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles. नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें नहीं पता कितने हैं, इसलिए करते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल्स x हमें पर्टिकुलर इस स्टेटमेंट से मैंने दिया उठाया द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced. तो article produced on that day मैंने तो आप cost of each article ये as per statement cost of each article ध्यान दिया गया है cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles. नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रही है x, इसका ट्वाइस होगा 2x और उससे 3 ज्यादा एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x प्लस 3 कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ए पर्टिकुलर डे जो थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो दी गई है 90। मतलब किसी चीज की कास्ट निकालनी हो तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स है हमारे पास 2x प्लस 3 और कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो है वो x है। इन दोनों का प्रोडक्ट और 90 इक्वल होंगे तो ये भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कास्ट ऑफ। किसी चीज की भी कॉस्ट निकालनी हो कि यूनिट की पता करो और उसके बाद कितनी यूनिट वो मानो आप 10 पेंसिल लेना चाहते हैं तो उनकी टोटल प्राइस कितनी बनेगी, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपको ये पेंसिल की कॉस्ट पता होगी। एक पेंसिल की कॉस्ट अगर मान लो 5 रुपये थी, 10 पेंसिल की कॉस्ट निकालना चाहते हैं 5 और 10 को प्रोडक्ट करना पड़ेगा। यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स को और कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल का प्रोडक्ट होता है वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। टोटल कॉस्ट ऑफ जो आप चीज ले रहे हैं आर्टिकल वो होती है वही चीज बनेगी। इसके मुताबिक ये बन जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस इक्वेशन की बन के आ गई। अब इसी ए सी का प्रोडक्ट करते हैं। ये आप यहाँ पर देखेंगे तो वो 2 ये x² के कोएफिशिएंट को कहते हैं और c जो है वो कांस्टेंट को कहते हैं। ये नेगेटिव 90 दोनों का प्रोडक्ट करना है इसी का नेगेटिव 180 और 180 के वो फैक्टर्स देखने हैं इनका सम 3 180 के आप फैक्टर्स कर लीजिए। मैं देख लीजिए 3 के डिफरेंस वाले कौन से 2 पॉसिबल फैक्टर्स हैं इनका सम जिनका आते हैं तो आप देख लीजिए 290 are 180 245 are 90 तो 315 3 to the 6 to the 12 और 15 आ गए हमारे पास। 12 और 15 का प्रोडक्ट करेंगे तो यानी 180 का फैक्टर अगर हमें
पहला बना लें और दूसरा -15 बना लें, या -12 +15 बना लें। क्यों ये नेगेटिव वाला लिया? क्यों हमारा सम यहाँ पॉजिटिव है, तो -12 + 15 करेंगे तो +3 ही आएगा और दोनों का प्रोडक्ट -180 बन रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट -180, तो वो ब्रेकअप हो चुका है। तो 2x² + 15x - 12x - 90 = 100 = 3। अब x को कॉमन लेने पर 2x + 15 बनेगा, कॉमन फैक्टर x था यहाँ पर, और यहाँ 6 से कॉमन, 6 2 = 12, 6 15 = 90। अब दोनों टर्म्स के साथ 2x + 15 कॉमन है, इसको कॉमन आउट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, इस सिचुएशन को रिजल्ट निकाल के लाएंगे, सोल्यूशन निकाल। तो इसको हम लोग 2x + 15 टाइम्स x - 6 = 0, 2x + 15 = 0 और -6 = 0, x = -15/2, x = 6। x आपने क्या एज्यूम किया? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। जब भी कोई इंडस्ट्री होगी फ्रैक्शन में या नेगेटिव में, तो आर्टिकल प्रोड्यूस नहीं करेगी, या तो वो करेगी नहीं, या कुछ करेगी तो पॉजिटिव करेगी। तो -15/2 इज नॉट पॉसिबल। -15/2 इज नॉट पॉसिबल क्योंकि आपने सिचुएशन में x वो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, तो नेगेटिव आर्टिकल्स तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं प्रोड्यूस करती है और ना ही फ्रैक्शन में करती है। जब भी आर्टिकल प्रोड्यूस करेगी तो पूरी आर्टिकल प्रोड्यूस करेगी। तो अब इन दिस वे x = -15/2 is not possible, but x = -15/2 is not possible. Not possible में आ गया, इसलिए therefore हम करके इसको लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू वो x था, x की वैल्यू होगा 6 होगी, कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल 6 डाल दें, 2 × 6 6 2 = 12 + 3 = 50। कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल की निकल कर रखी और 6 आर्टिकल प्रोड्यूस होंगे। 6 आर्टिकल जो इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री है वो बना रही है, हर एक की कॉस्ट 15 रुपये है, तो ऑब्वियसली जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 90 बनेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही जितनी भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रही है उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 90 रुपीज़ है, तो सही आंसर बन रहा है। ओके, आपको समझ आया होगा। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज सेकंड की एक्सरसाइज सेकंड खत्म हो गई, जिसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया, और अब थर्ड एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। और सैटरडे के दिन आपकी वीकेंड पे क्लास नहीं रहेगी, उस दिन आपका असेसमेंट रहेगा, उस दिन आपको क्विज दिया जाएगा, आप लोग क्विज करेंगे। कल के दिन हम पढ़ेंगे, जितना भी कल तक पढ़ा होगा उस आगे का सैटरडे के दिन आपको एक क्विज आएगा ऑनलाइन, वो आपने क्विज ऑनलाइन में सॉल्व करना है सैटरडे के दिन और वापस सबमिट करना है 9 से 10 के बीच। सो दैट हर शनिवार को आपका ऑनलाइन क्विज रहेगा, जिसमें जो आपने मंडे टू फ्राइडे जो सीखा होगा उसका असेसमेंट ऑफ द लर्निंग तो नहीं बोलूँगा, फॉर द लर्निंग, आप फॉर द लर्निंग के लिए हो सकते आपको लर्निंग हो जाए। और अब आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो आपने अभी तक पढ़ा है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए आपको आंसर मिलेगा, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी अभी तक आप पढ़ चुके हैं उसके लिए। तो क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, तो आप उसके बाद
फारूक खटाना सर लिखते हैं वॉइस इज नॉट क्लियर, क्या आपको आवाज़ में कुछ दिक्कत आ रही है? जैसे लोगों ने फीडबैक दी थी, अभी आप वापस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपकी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम थी, तो उसको फिल्टर किया जाएगा सो दैट कि आपको अच्छी आवाज़ सुनाई दे। तो जो लोग गूगल मीट से जुड़े हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, गूगल मीट वाले माइक ऑन करके पूछ सकते हैं जो क्वेश्चन है उनको। तो मैंने अनाउंस कर दिया आपको सैटरडे के लिए, सैटरडे के दिन आपका बनाने जा रहा हूँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड रहेगा, वो आपको ऑनलाइन ही करना है। उसका वो आप लोगों को एक क्वेश्चन क्या उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको इमीडिएटली उसके मार्क्स मिलेंगे। तो उसके लिए आपने में कोई काम नहीं है, वो जस्ट फॉर लर्निंग के लिए फॉर, तो उसमें आपको सैटरडे को दिन आपको जो फ्राइडे तक पड़ा होगा उसका एक्सपेरिमेंट होगा, और जो असेसमेंट रहेगा वो फॉर्मेटिव रहेगी और द लर्निंग होगी, इसके लिए आफ्टर लर्निंग नहीं है। तो अभी जो लोग गूगल मीट से जुड़े हैं वो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो यूट्यूब से जुड़े हैं चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बयान कुरैशी, आपको कोई क्वेश्चन है? बयान कुरैशी, आप कोई क्वेश्चन पूछें तो जिससे सब समझ आया? आवाज़ ठीक रही आपको? आवाज़ साफ आ रही थी? बयान कुरैशी वीडियो भी साफ दिख रहा था? जो कमेंट डाल हैं वो बताएंगे कि आपको आवाज़ और क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? चमन अनम्यूट करके बोल सकते हैं क्या? आपका नाम, स्टूडेंट का नाम चमन लाल है या पेरेंट्स का नाम? अच्छा, खुशी में ठीक, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, खुशी भी लिख सकते हैं। नाम लिखना आता है शुरू में ही, आपको गूगल में पूछता होगा आपको आपका नाम, तब आप अपना नाम लिख सकते हैं। राधिका शर्मा स्टूडेंट का नाम है या पेरेंट्स का नाम? समझ आइए, कौन से स्कूल से हो? क्लास से। क्या आपने सेशन को अटेंड किया पूरा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आ रही है? तो नेक्स्ट रवि, स्टूडेंट का नाम है, पेरेंट्स का नाम? अनम्यूट करके बोल सकते हैं, तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका स्टूडेंट्स का प्लेटफॉर्म है, इसमें हर एक स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछना चाहिए। हायर सेकेंडरी स्कूल लास्ट से कम स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं, जिनको हालांकि एक्सपेक्टेशन थी इनको ज़्यादा ज्वाइन होना चाहिए, तो आपकी डिमांड पे मैंने इवनिंग टाइम रखा, अदरवाइज तो मैंने मॉर्निंग का टाइम रखा था, तो फिर भी आप लोग कम ज्वाइन होते हैं। जी वो तो शेयर हो जाएंगे, इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपके ग्रुप्स में शेयर किया जाएगा। मैं कल से आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो बाहर से भी हैं, दूसरे स्कूलों से भी, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, वो भी मैथमेटिक्स के ग्रुप को अगर पीडीएफ चाहते हैं, इनके सोल्यूशन चाहते हैं। वैसे तो मैंने आपके सामने ही सारा कुछ किया है, फिर भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप एक आपका बनाया जाएगा जिसमें सारे पीडीएफ डाल दिए जाएंगे सोल्यूशन फॉर्मेट की। अब मैं बात करूँगा उन लोगों से जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। तो यूट्यूब से जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो आप वॉइस मैसेज तो नहीं कर पाएंगे, बट आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने इस सेशन के अंदर सुना, कि आपको समझ आया या नहीं समझ, या वो अगेन आप लोग भी वॉइस क्वालिटी है उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि वॉइस क्वालिटी आपको सुनाई दे रही थी या नहीं सुनाई दे रही थी, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। क्या वॉइस क्वालिटी ठीक थी या नहीं ठीक थी, उस पर कोई बात कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। फारूक खटाना सर हैं, वो अभी
फिर से अगर मुझे मैसेज कर देंगे कि उन्होंने एक पहले मैसेज दिया वॉइस इज नॉट क्लियर, तो एट प्रेजेंट का स्टेटस अगर बता देंगे सो दैट कि मैं आने वाले सेशन में इस चीज़ को, अगर ये टेक्नोलॉजिकल कोई ग्लिच है उसको मैं रिमूव कर सकूँ। तो आप वॉइस पे और वीडियो क्वालिटी पे बात कर सकते हैं। किरण देवी, आयुष शर्मा, वो भी लिख सकते हैं वॉइस को लेकर के और वीडियो क्वालिटी को लेकर के। चैट बॉक्स आपके नीचे एक बॉक्स बना होता है, उसमें चैट लिखा होता है, वहाँ पर आप चैट में जाके आपको प्रिविलेज है कि आप मैसेज कर सकते। विद दिस, ये मान के मैं चल रहा हूँ कि आप सब लोगों ने आज के सेशन को पूरा अटेंड किया और सुना है, और उसके बाद आप लर्निंग आउटकम्स आपके अचीव हो चुके हैं। आप फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती हैं, और जब पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को टच करती है तो वो इक्वेशन बन जाती है। जब वो एक्स एक्सिस को टच करती है तो वहाँ इक्वल टू जीरो हो जाती है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है और वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब इनिशियल लाइन को टच करती है और जिस जिस पॉइंट पर टच करती है वो उसका सोल्यूशन बन जाता है। और इसकी एनालॉजी आप कर सकते हैं कि जैसे एरोप्लेन जो है वो फ्लाइट लेता है, और फ्लाइट लेने के बाद जब लैंडिंग करता है, वो जो उसका लैंडिंग पॉइंट होता है वही सॉल्यूशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसी वक्त वो पॉलिनोमियल जो उसका लोकस है वो इक्वेशन बन जाता है, उसका जो पाथ है वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ज्योमेट्रिकली भी आपको ये बात समझ आनी चाहिए। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, कल मिलेंगे 9 बजे। टिल देन बाय, गुड नाइट।